नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुकेश कुमार स्पेशल टीचर ब्लॉक हांसी फर्स्ट से हूँ। मैंने पिछले वीडियो में जो हमारे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जो हमारे दृष्टि अक्षम बच्चे होते हैं, उनके लिए एक वीडियो बनाया था, एक जिसका शीर्षक था लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज की बहुत बड़ी महत्ता है हमारे, और ख़ासकर सभी के लिए है। वैसे बाकी लैंग्वेज जो है, इन विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे, इनका तो सारा कुछ लैंग्वेज के आधार पे होता है और इनके लिए तो बहुत ही उपयोगिता है उस चीज़ की। मैंने इसमें पिछली क्लास के अंदर बताया था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना सुनना, कि लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन है, क्या ज़रूरत है और व्याकरण क्या होती है। लैंग्वेज हमारी जो भाषा है वो हमारी राष्ट्रभाषा, मैंने आपको बताया था, हिंदी है। हिंदी राष्ट्रभाषा। भाषा कितने तरह की होती है, मैं पिछला थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। भाषा कितनी तरह की होती है? भाषा दो तरह की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा जिसको लिख करके विचारों को प्रकट किया जाता है उसको लिखित भाषा कहते हैं, और जिन विचारों को हम सिर्फ बोलकर प्रकट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। स्थायी ज्ञान के लिए हम लिखित भाषा का आश्रय लेते हैं। लिखित भाषा का मतलब होता है कि जिस भी चीज़ को हम लिख देते हैं वो हमारा स्थायी ज्ञान हो जाता है और वो ज़रूरी है। मौखिक भाषा एक मूल रूप होता है मौखिक भाषा का, सिर्फ बोलकर विचारों को प्रकट कर दिया। उसके बाद में आता है हमारा भाषा, जो हमारी है लैंग्वेज है। ये संविधान अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को इसकी मान्यता मिली थी, और इसको 14 सितंबर 1949 को हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत इस भाषा को राष्ट्रभाषा की स्वीकृति मिली थी। राज्य भाषा के रूप में इसको माना गया था। तब से हम 14 सितंबर 1949 से ही हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद में मैंने बताया था कि भी क्षेत्रीय रूप में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हरियाणवी है, ब्रिज भाषा है, पंजाबी है, गुजराती है, हिमाचली है, उड़िया है। ये जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, ये हमारी जो भाषा है, लैंग्वेज है, इसकी 5 उपभाषाएं भी हैं। जैसे पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, और पहाड़ी है, बिहारी है, गुजराती है। ये हमारी क्या है? ये हमारी 5 उपभाषाएं, जिनके तहत में कुछ हमारी छोटी छोटी भाषाएं बोली जाती हैं। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। इसके पहले एक बात और बताना चाहता हूं, जो मैंने बताया था 14 सितंबर 1949 को जो हमारी हिंदी भाषा को मान्यता का दिन है, जिसको हम हर साल हिंदी भाषा के दिवस के रूप में मनाते हैं, उससे पहले सिर्फ हमारे संविधान के तहत सिर्फ 14 भाषाओं को मान्यता थी। सिर्फ 14 भाषाओं को क्या था? स्वीकृति मिली हुई थी। उसके बाद में 14 सितंबर 1949 के बाद में, या 49 वाले दिन से ही 8 और भाषाओं को इसके अंदर जोड़ दिया गया, और तब से हमारे देश के अंदर 22 भाषाओं की स्वीकृति मिली हुई है, मंजूरी मिली हुई है। 22 भाषाएं हमारे देश के अंदर मंजूरी के तहत आती हैं, जो मैंने आपको बताई थी पिछली बार, वो सारी हैं। और उसके आगे मैंने आपको बताया था कि कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी भाषा को फर्स्ट राष्ट्रीय भाषा के रूप में माना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। इनमें हमारे जो लगभग 12 हमारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। उन जगह पे हिंदी को फर्स्ट रूप में माना जाता है, और सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में कुछ 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे पंजाब है, वहाँ पंजाबी बोली जाती है, और सेकेंडरी लैंग्वेज के अंदर राष्ट्रभाषा के रूप में हमारी हिंदी को बोला जाता है। जैसे पंजाबी है, गुजराती है और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात, इन 3 स्टेटों के अंदर जो हिंदी भाषा को सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। इसके बाद मैंने और क्या बताया था बच्चों? ध्यान है आप लोगों को? मैंने कुछ और भी चीज़ें बताई थी कि जो हमारी भाषा और लिपियां हैं, ये जो हमारी लिपि है, जैसे हिंदी भाषा, ये किस लिपि में से निकली है? बताओ बच्चों, किस लिपि में से निकली है? देवनागरी लिपि में से निकली है। देवनागरी लिपि के अंदर हमारी कई भाषाएं आती हैं। हिंदी है, संस्कृत है, मराठी, नेपाली,
कोंकणी। इस तरह जो है गुरुमुखी पंजाबी भाषा निकली है, गुरुमुखी में से फारसी है, उसके अंदर उर्दू है, फारसी है, अरबी है, और जो रोमन लिपि है, रोमन लिपि के अंदर अंग्रेजी, जर्मनी और फ्रेंच, ये भाषाएं इसके अंदर निकली हुई हैं। ये मैं आपको पुरानी चीज़ें इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपका जो ज्ञान है वो जो इस टाइम मतलब स्थायी हो सके और उस चीज़ों को आप रिपीट भी कर सको। उन चीज़ों को जो आपने याद कर रखी हैं वो आपको दोबारा सुनोगे तो थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा पूर्व ज्ञान के बारे में, इसलिए मैंने अब तक आपको ये बातें बताई हैं। उसके बाद में मैंने अब की बार जो आज नया वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपको मैं बता रहा हूँ जो व्याकरण क्या है। व्याकरण मैंने आपको बताई थी कि भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप को पहचानने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको व्याकरण कहते हैं। सीधी परिभाषा है इसकी। भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले नियमों की व्यवस्था को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। व्याकरण के जो नियम है, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के अंदर एक नियम होते हैं, उन नियम के तहत जो भाषा बोली जाती है या भाषा को एक स्थायी किया जाता है, उन नियमों के अंदर रखा जाता है तो भाषा का रूप नहीं बिगड़ता और भाषा को एक रूपता में देखा जाता है। भाषा के अंदर एकता आती, एक रूपता आती है। व्याकरण जो होता है उसके तहत जो भाषा बोली जाती है उसमें कम से कम अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ कम से कम होती हैं। इसलिए व्याकरण बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, व्याकरण की बहुत महत्वता है। व्याकरण मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं व्याकरण के, जो मैंने बताई थी। वर्ण भाग होता है, वर्ण व्यवस्था होती है, उसके बाद में शब्द व्यवस्था होती है, फिर पद व्यवस्था होती है और फिर वाक्य व्यवस्था होती है। ये 4 भाग हैं व्याकरण के। उन 4 भागों के बाद में ही व्याकरण, इन 4 भागों पर ही व्याकरण टिकी हुई है। जैसे मैंने बताया था कि एक एक पद का मैं एक एक चीज़ का बताता हूँ आपको। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, वर्ण व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे ए अनार, ए आ ई उ ए ऐ ओ अंग, क ख ग घ न च छ ज ज न प फ ब भ म त थ द ध न य र ल व स छ त्र ग। ये हमारे जिस तरह से वर्ण हैं, इन वर्ण की व्यवस्था व्याकरण के तहत की गई है। कितने वर्ण हैं, उनको कैसे बोला जाता है, किस रूप में बांटा गया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि कै वर्ग के अंदर कौन से वर्ण आते हैं, टै वर्ग के अंदर कौन से वर्ण आते हैं, पे वर्ग के अंदर। इस तरह से मैं आपको आगे चल के पूरा खुल के बताऊंगा कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। उसके बाद में आता है शब्द व्यवस्था। शब्द व्यवस्था का मतलब होता है कि एक, दो या दो से अधिक, क्या, 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाकर के जो शब्द बनाए जाते हैं, वो शब्द व्यवस्था के अंदर ही आते हैं। 2 या 2 से अधिक जो वर्णों को मिलकर के जो शब्द बनता है वो हमारे शब्द व्यवस्था के अंदर आते हैं। उसके बाद में आता पद व्यवस्था। एक जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर बना है। क्या बताया मैंने पहले, क्या बताया, वर्ण व्यवस्था जो से ऐसे लेकर के ज्ञान था। उसके बाद बताया है मैंने शब्द व्यवस्था। शब्द व्यवस्था में क्या होता है, वर्ण 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलकर इकट्ठा करने से शब्द बनता है। और उसके आगे बताया मैंने पद व्यवस्था। पद व्यवस्था के अंदर क्या होता है, जो हमारे वर्ण हैं वो हमारे मिल के शब्द बनाए और शब्दों के मेल से, शब्दों में 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलन करने से जो व्यवस्था बनती है उसको हम पद व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, पद व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद आता है वाक्य व्यवस्था। वाक्य व्यवस्था क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे वर्ण वो सटीक रूप में हमारा एक शब्द का रूप लेंगे और शब्द जो मिलकर के जो एक सार्थक रूप लेंगे उसको हम पद व्यवस्था कहते हैं। और पदों को एक सही रूप में पिरोने से एक लाइन बन जाती है, एक हमारा सेंटेंस बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, वाक्य व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं आज बाजार जाऊँगा, ये हमारा पूरा सेंटेंस अगर मैं बोलूँगा तभी किसी को समझ में आएगा कि मैं आज बाजार जाऊँगा। इसका मतलब क्या है, यह एक वाक्य व्यवस्था है। अगर मैं ऐसे कहूँ मैं, तो सिर्फ मैं का मतलब क्या है, एक वर्ण है जिसमें कुछ स्वर और व्यंजनों को इकट्ठा करके बनाया हुआ, तब मेरा मतलब उसका सिर्फ एक मतलब होया सिर्फ मैं। इन्हीं मैं के बाद में मैं, बाजार, अगर इन चीज़ों को मिला दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए तो ये बनती है शब्द व्यवस्था। और अगर हम 2-3 शब्दों को मिला करके जिस तरह से मैं बाजार जाऊंगा या मैं बाजार, तो इनको क्या होता है, ये होती है पद व्यवस्था। और अगर मैं इसको पूरा वाक्य को जोड़ करके बनाता हूँ मैं बाजार जाऊंगा, तो ये होती है हमारी वाक्य व्यवस्था।
पूरे वाक्य को लिखने पर, पदों को जोड़ करके, वाक्यों को मिला करके बनाने पर इसको कहते हैं वाक्य व्यवस्था। मैं आपको आगे चल करके खुल के बताऊंगा कि वाक्य व्यवस्था होती क्या है। राज्य भाषा, जिस भाषा में राज्य कार्य होते हैं, जिस भाषा में हमारे सरकारी काम काज होते हैं, जो सरकार के आदेश, सरकार का एक संविधान, सरकार की जो भी लिखित रूप होता है किसी भी चीज़ के बारे में, उस व्यवस्था में जो भाषा यूज की गई है उसको हम क्या कहेंगे? राजभाषा कहेंगे। जो राजभाषा कौन सी हमारी? हिंदी है। कौन सी राजभाषा है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा, मैंने बताया राजभाषा जिस भाषा में राज्य के कार्यकाम होते हैं, कार्यकारिणी होती है, जिस भाषा का यूज किया जाता है उसको हम राज्यभाषा कहते हैं। और वो भाषा कौन सी है? राजभाषा क्या है? हिंदी। वो राजभाषा कौन सी? हिंदी। आगे बताता हूँ मैं उसको आपको। राष्ट्रभाषा, जिस भाषा को किसी राष्ट्र के अधिकतर लोग बोलते हैं, जिस भाषा को जिस राष्ट्र के या किसी राष्ट्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलीचाली के रूप में बोलते भी हैं और समझते भी हैं, तथा जिस भाषा में राष्ट्र के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता है, पिरोने की क्षमता होती है, जिस भाषा में किसी राष्ट्र के अधिकतर लोग बोलने चालने अपने विचारों को, भावनाओं को बोलते हैं और समझते भी हैं, तथा जिस भाषा में राष्ट्र के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने की क्षमता होती है, एकता के सूत्र में पिरोने की क्षमता उसे होती है, उसको ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। सभी भारत के हर क्षेत्र में हिंदी को पूर्ण रूप से नहीं बोला जाता है तो दूसरे तीसरे रूप में जरूर बोला जाता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि पूरे भारत में इसको बोला जाता है, सुना जा सकता है। और भाषाएं ऐसी नहीं है कि आप उसको सारी जगह बोल सकते हो, सुन सकते हो। इसको हम संपर्क भाषा भी कहते हैं। जो अलग अलग जो भाषाएं होती हैं, बोलने वाले जो लोग आपस में संपर्क के लिए कही जाती है, एक समान भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको हम संपर्क भाषा भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है, जिसको हम संपर्क भाषा कहते हैं। तोड़ मरोड़ के किसी भाषा का यूज करना, उसको हम क्या कहते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? संसार के विभिन्न देशों में आपसी संपर्क के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड के अलग अलग देशों में आपसी संबंधों को बनाने के लिए या आपसी संपर्क के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिस भाषा को बोला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जिस तरह से भाषा के बारे में आपको बताता हूँ, भाषा संबंधी अन्य कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वर्ण क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था वर्ण क्या होता है। वर्ण होता है भाषा की एक सबसे लघुतम इकाई, सबसे छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। शब्द क्या होता है? वो भाषा की लघुतम सार्थक इकाई होती है, उसको हम लघुतम, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई, उसको क्या कहते हैं? शब्द। भाषा की लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई को कहते हैं शब्द। भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहेंगे? वाक्य। और वाक्य से छोटी इकाई होती है उसको उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य की छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से भी छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं पदबंध। क्या कहते हैं? पदबंध। वाक्य से छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं पदबंध। और पदबंध से भी छोटी इकाई होती है उसको पद या शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पद या शब्द कहते हैं। और पद और शब्द से भी छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। पद या शब्द से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। और अक्षर से भी छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं ध्वनि या वर्ण। क्या कहते हैं? ध्वनि या वर्ण। और हिंदी भाषा, हिंदी शब्द जो आया था वो फारसी भाषा से आया था। किससे आया था? हिंदी शब्द जो आया वो फारसी भाषा से आया। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है, वह छोटी से छोटी लघुतम ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैंने आपको बताया था वर्ण की परिभाषा क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, सुनना। वह छोटी से छोटी लघुतम ध्वनि, मतलब वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, कै। ये कै कौन सा है?
जिसके नीचे हाफ का निशान लगा होता है, जिसको हम आधा कै बोलते हैं, क्योंकि पूरे कै के अंदर कै और ए जोड़ के बनता है, उसको हम कै कहते हैं। ये होता कै, ख, ग। इस तरह से ये आते हैं हमारे वर्ण के अंदर। वर्ण की वर्णमाला किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूह को इकट्ठा करना, उसको वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आपको यहीं तक वीडियो बनाया है, इसको ध्यान से सुने और समझें कि मैंने पिछले वीडियो में भाषा के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में आपको क्या बताया था, व्याकरण की अवस्था के बारे में, व्याकरण की क्या विशेषता है, व्याकरण को किस लिए जरूरी समझा जाता है, उसके बारे में बताया है। अगले वीडियो में आपको वर्ण के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।